कर दोस्तों, मंटो की कहानी अनारकली। नाम उसका सलीम था। उसके दोस्त यार उसे शहजादा सलीम कहते थे क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत था। उसका उठने बैठने का तरीका, बातचीत का ढंग सब मुगलई थे। इसलिए उसको उसके दोस्त सलीम ना कहकर शहजादा सलीम कहते थे। सलीम के अब्बा पीडब्ल्यूडी में मुलाजिम थे। उनके महीने की तनख्वाह 100 रुपये थी और जाहिर तौर पर वो रिश्वत लेते थे। सलीम अच्छा पहनता था, अच्छा खाता था, यहां तक कि उसे जेब खर्च भी अच्छा खासा मिलता था क्योंकि वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां सलीम से दोस्ती कायम करना चाहती थी, मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, उससे बातचीत करना चाहती थी। लेकिन सलीम सलीम किसी को भाव ही ना देता। फिर एक दिन क्या हुआ कि सलीम की नजर एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम सीमा था। सलीम को लगा कि यार, इस लड़की से मुझे बातचीत करनी चाहिए। फिर वो उसे विश्वास था अपने ऊपर, सलीम को, कि इस लड़की से मैं बात करूंगा तो वो मुझसे बात कर लेगी। क्योंकि जब इतनी लड़कियां मुझसे बात करना चाहती है और मैं किसी से बात नहीं करता, तो मैं आगे से किसी से बात करने जाऊंगा तो वो तो मतलब अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी। मतलब सलीम ने इतना सोच लिया कि वो तो मेरे पैरों पे गिर जाएगी। बस यही सब सोचकर सलीम ने एक दिन सीमा के पास जाकर कहा कि आप इस किताबों का बोझ उठाए हुए हैं, मेरा तांगा बाहर खड़ा है। आप चाहें तो, तांगा मतलब उन दिनों तांगा चलता होगा, आज तो गाड़ी है। जब ये कहानी लिखी गई होगी तो तांगा चलता होगा। आज के दौर में लिखी जाती तो कहते कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो वो कहता है कि आप इन किताबों का बोझ उठाए हुई हैं, मेरा तांगा बाहर खड़ा है। आप चाहें तो आपका ये बोझ और आपको तांगे पर रखवा कर आपके घर छुड़वा दूं। अब सीमा ये सुनती है। सीमा कहती है कि जी शुक्रिया, मुझे आपके इस पेशकश की जरूरत नहीं है। अब सलीम को थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये क्या बात है कि मैंने आगे से बोला और ऊपर से फिर इसने इस तरीके से जवाब दिया। मतलब वो ये तो नहीं सुनना चाहता था कम से कम कि वो उसकी पेशकश को ठुकरा दे। उसको अजीब लगा। अपनी खुन्नस मिटाने के लिए कहने लगा कि देखिए, हर औरत को आदमी की जरूरत होती है। सीमा सुनती है। सीमा कहती है कि आप देखिए, हर औरत को आदमी की जरूरत होती होगी, लेकिन फिलहाल मुझे किसी भी आदमी की अभी जरूरत नहीं है। और आपकी पेशकश के लिए मैं शुक्रिया अदा कर चुकी हूं। इससे ज्यादा और क्या कर सकती हूं। ये कहकर सीमा वहां से, जो किताबों का गट्ठर था उसके पास, अपने बगल में दबाए हुए वहां से चली गई। अब उसको जाते हुए सलीम देखता रहा। ठगा सा महसूस कर रहा था अपने आप को। उसका उसका सारा आत्मविश्वास, या यूं कहे कि अति आत्मविश्वास, धरा का धरा रह गया। सीमा वहां से जा चुकी थी। ये खड़ा होकर सोचने लगा कि आज तक उसके जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई और उन लड़कियों ने इसके एक इशारे पर ना जाने क्या क्या कर दिया। अरे माना कि सीमा हसीन है, सुंदर है, आकर्षित है, लेकिन ये भी कम थोड़ी है। अब सलीम को लगा यार कि ये क्या बात हुई। अब उसने सोचा सलीम ने कि मैं इससे बदला लूंगा। बदला लेने की नई नई तरकीबें, योजनाएं, प्लानिंग, स्कीमें तैयार करता रहता हूं कि इससे बदला कैसे लिया जाए। कभी सोचता कि मैं उसकी नाक काट दूंगा। फिर उसका ध्यान आता कि उसकी नाक तो सलीम को बहुत पसंद है। वो ऐसी नाक थी कि चित्रकार भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी जैसे नाक बना दे। ऊपर वाले ने उसको ऐसी नाक बनाकर भेजा था। वो यही सब स्कीमें तैयार करता, लेकिन एक भी लागू नहीं कर पाया। एक दिन अपने घर पे बैठा था तो तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि वो सोच भी नहीं सकता था। घर पर बैठा था, उसके वालिद आए और कहने लगे कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। और हाँ, इत्तेफाक की बात कि रिश्ता जो ढूंढा था वो लड़की थी सीमा।
और अभी इसको पता नहीं था। तो वालिद कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी ने एक रिश्ता ढूंढा है, एक लड़की है, तुम्हारी अम्मी की सहेली की लड़की है वो। अब भाई सलीम सुनता ही है कि मेरी शादी की बात चल रही है, तो एकदम से तैश में आ जाता है कि देखिए अब्बू, मुझे अभी शादी वादी नहीं करती। 10-12 दिन तक ये हंगामा चलता रहा घर में। उसके अम्मी अब्बू कहते कि तेरे को शादी करनी है, सलीम कहता नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। तो एक दिन वालिद उसके आकर कहते हैं देखो, तुम्हें हमारा फैसला मानना होगा। भाई सलीम कहता है कि आपके हाई कोर्ट हैं जो आपका फैसला मानूं, और मैंने क्या जुर्म किया है जो फैसला मान लूं। तो उसके अब्बा कहते हैं कि जुर्म, तुम हमारा कहना नहीं मानते, अगर तुम ज्यादा ही उल जलूल बातें करोगे तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, फिर देखते रहना अपना तुम। अब भाई सलीम ये सुनकर थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, कहता है अब्बू, आखिर मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक तो होनी चाहिए। अब उसके अब्बू कहते हैं कि भाई तुम्हारी मर्जी क्या है, पहले ये बताओ, है अपनी मर्जी बता दो क्या है। तब सलीम कहता है कि अब्बू देखिए, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनते के साथ ही उसके अब्बू और तेश तैश में आ जाते हैं, कहते हैं मोहब्बत करते, कौन है वो लड़की, नाम बताओ, क्या नाम है उस लड़की का। अब सलीम कहता है कि देखिए, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, उसका नाम सीमा है। अब्बू कहते हैं कि सीमा, वो इफ्तिखारुद्दीन की लड़की। फिर ये कहता है कि पता नहीं, लेकिन उसका नाम सीमा इफ्तिखार है, शायद वही हो। अब उसके जो अब्बू हैं वो अपना सर खुजाते हुए हंसते हैं कि अरे उसी लड़की से तो तुम्हारा रिश्ता तय किया गया है। सलीम एकदम हैरान होता है कि ये कैसे हो गया, उस लड़की से कैसे, मतलब ये तो तकदीर ने क्या खेल खेला है कि जिस लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करने गया था उसने मना कर दिया, और अब उसके घर में उसी का रिश्ता आया है, मतलब ये कैसे हो पाया है। अब उसके वालिद जो उसके अब्बा हैं वो पूछते हैं कि तुमने तो अपनी मोहब्बत का इजहार उससे किया क्या कभी, हाँ तुमने कभी उससे बातचीत करने की कोशिश की। तो सलीम कहता है कि जी अब्बू, मैंने बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन क्या। अब्बू पूछते हैं लेकिन क्या। अब इस सवाल पे वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि मैं क्या जवाब दूं। अब वालिद फिर पूछते हैं सलीम लेकिन क्या जी, क्या मतलब तुम्हें अपनी मोहब्बत के लायक नहीं समझा। जी अब्बू, अच्छा तो ठीक है, जब वो तुमसे नहीं मोहब्बत करती तो फिर शादी की बात ही क्यों चलाए, हम तुम्हारी अम्मी से कह देते हैं कि वो उनसे बोल दे कि लड़का अभी रजामंद नहीं है, अभी उसको शादी नहीं करनी। अब सलीम जब अपने अब्बा की ये बात सुनता है कि शादी के लिए मना करने वाले हैं, अब वहां पे थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है, कहता नहीं अब्बू, अब्बू आप ऐसा मत करना, आप मेरी शादी के लिए मना मत करना, क्योंकि मैंने सीमा से मोहब्बत की है और किसी की मोहब्बत बेकार नहीं जाती। आप लोग एक काम करना, मतलब आप ये करना कि सीमा के घर वालों को या सीमा को ये ना पता लगने देना कि शादी मुझसे हो रही है, बाकी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आपको बस आपसे इतनी इल्तिजा है कि इतना कर लेना। अब अब्बू कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इस मुतालिक सोचूंगा, और वहां से चले जाते हैं। चले भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक सेठ से रिश्वत लेनी होती है अपने बेटे की शादी के लिए। अब अब्बू वहां जाते हैं और सलीम अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट जाता है। जैसे ही पलंग पर लेटता है तो उसको अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। ख्वाब में क्या क्या देखता है कि अनार की कलियां ही कलियां हैं, कई सारी चीजें। फिर अचानक उसको एक ख्वाब देखता है कि वो एक ड्रेस पहने हुए है दूल्हे की, पूरा सजा धजा है, पूरी पोशाक दूल्हे की पहन रखी है उसने, और घोड़ी पे चढ़कर एक बाग की तरफ जा रहा है। और बाग में अचानक देखता है कि उसकी सीमा एक टहनी से अनार की कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो टहनी काफी ऊंची है, उसकी बहुत सारी किताबें नीचे बिखरी पड़ी हैं, जुल्फ खुली हुई हैं, और वो बार बार उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है।
सलीम घोड़ी से उतरता है, उस पेड़ की तरफ बढ़ता है जहाँ पे वो टहनी से कली तोड़ने की कोशिश कर रही है, और वो एकदम टहनी को पकड़ के नीचे कर देता है। अब जो वो नीचे करता है तो वो जो कली तोड़ना चाहती है सीमा, उसके हाथ में आराम से उस कली आ जाती है। जब कली आती है तो सोचती है कि अचानक टहनी नीचे कैसे हो गई। तब तक सलीम उसके सामने आ जाता है और उसको देखती है। देखने के बाद वो जो नीचे किताबें बिखरी पड़ी होती हैं उसको उठाती है और अपने बगल में दबाती है। वो जो कली होती है उसको जूड़े में खोंचती है और सलीम को कहती है कि जो आपने मेरी मदद की है इसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये बोलकर वहां से निकल जाती है। सलीम देखता रहता है। अब क्या होता है कि पूरी शादी होती है, शादी तक वो उसका चेहरा नहीं देखता, बस ये सोच रहा होता है कि जब वो मेरे पास आएगी सीमा तो उसको मैं अपने आगोश में भरूंगा, उसको इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि वो रोने लगेगी। और सलीम को लगता है कि रोती हुई लड़कियां उससे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उनके जब आंसू बहते हैं और मर्द के जज्बात पड़ते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी उसको महसूस नहीं होती। बस यही सपने, यही ख्याल उसके दिमाग में आते रहे। सीमा, सीमा की किताबें, शादी की धूमधाम, अनार की कलियां, बस यही सब सोचता रहा। शादी बीत गई, सारे रस्म रिवाज हो गए। अब क्या हुआ कि सलीम को लाया गया, जिस कमरे में लड़की बैठी हुई थी उस कमरे में उसको जाने की इजाज़त दे दी गई। वो चला गया। अब अब क्या होता है कि सीमा ऐसे बैठी है वहां पे, है ना, एक गठरी सी बनी हुई, एकदम पूरा सा सज धज के वहां बैठी हुई। अब ये जाता है और इसका दिल धक धक कर रहा है। इसको लग रहा है कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा और मैं कुछ बोलूंगा तो कहीं ये ना बोल दे कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, या मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं, या मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं, या कुछ भी। इसका दिल धक धक हो रहा है। बड़ी हिम्मत करके जाके उसके पास बैठता है। और इसने पहले से ही जो कमरे में फूलों सजाने की जो बात कही थी, वो अनार की कलियां, इसने विशेष ध्यान रखा था कि कलियां हो चारों तरफ, क्योंकि अपनी अनारकली उसको मान चुका था। धड़कते हुए दिल के साथ उसके पास जाकर बैठता है और कोशिश करता है बात करने की। इसका दिल धड़क रहा है, वो घूंघट में बैठी हुई है। देन पूरी हिम्मत जुटाकर बोलता है, सीमा। सीमा बोलते के साथ ही इसका दिल और जोरों से धड़कने लगता है कि कहीं ये मुझे अभी देखेगी और मना कर देगी, और पता नहीं क्या क्या बोलेगी, कि अपनी, या ये बोल देगी किताबें उठाकर बगल में दबाकर इस कमरे से बाहर निकल जाए। इसकी मनोदशा में ये सब चल रहा होता है और वो घूंघट में बैठी हुई है। फिर वो आवाज देता है, सीमा। सुनती नहीं है। इसका इसको उसकी सांसें तेज होने लगती है। अब इससे बोला नहीं जाता। हिम्मत करके उसका घूंघट उठाता है, चेहरा देखता है। ये लड़की सीमा नहीं होती, कि कोई और ही लड़की होती है जिससे इसकी शादी हुई होती है। इसकी इसकी सारी मनोस्थिति, जो कुछ इसने सोचा होता है, सब धरी की धरी रह जाती है। इसको ऐसा लगता है कि मेरी सारी अनार की कलियां मुरझा गई है। मतलब ये क्या हो गया।